चलो भैया ज़रा सुनना मेरी बात बेटे, अपने पास नोट भी कर लेना सारी चीज़ें जो भी मैं बताऊं, और जब आप बुक ले लेंगे तो बुक में सब कुछ आपके पास होगा ही। बुक की कॉपी से ही पढ़ेंगे, बुक सामने होगी, आप पढ़ेंगे मैं पढ़ा दूंगा, ठीक। अब जब हम बात कर रहे हैं आज अपनी पहली क्लास की, और हमारा जो चैप्टर है भाई ध्यान से सुनना, आप लोगों ने 11th क्लास ये बताओ कहाँ पढ़नी छोड़ी थी, कहाँ पे आपने स्टॉप लगाया था? सबसे आखिर का चैप्टर था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रेडिंग बना लिया, P&L अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना ली, P&L बना के नेट प्रॉफिट निकाल लिया। जरा बताओ नेट प्रॉफिट का हमने क्या करा था? नेट प्रॉफिट को हम उठाकर ट्रांसफ़र कर देते हैं बैलेंस शीट में, कैपिटल में ऐड कर देते हैं सीधा, यही करा था। पता है वहाँ ऐसा क्यों करा था? क्योंकि वहाँ पर केवल एक ही मालिक था बिजनेस का, एक ही मालिक था, प्रॉफिट था, लॉस था, भाई सब उसी का था। अब जहाँ पर वो बुक ख़त्म हो गई, जहाँ वो काम ख़त्म हो गया, वहाँ से ये हमारी क्लास 12th शुरू हो गई, ठीक है। तो क्लास 12th हमारी कहाँ से शुरू हो रही है? क्लास 12th हमारी शुरू हो रही है पार्टनरशिप से, ठीक है जी। वहाँ हम पूरे साल पढ़ते आए सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। ऐसे ही आपने जो बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ी उसमें भी आपने अधिकतर चीज़ें ओवरऑल पढ़ी, ठीक है। बस छोटा छोटा कंपनी के बारे में पढ़ लिया ये वो। और अकाउंटिंग आपने केवल किसकी पढ़ी है अभी तक? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की पढ़ी है, और किसी की अकाउंटिंग आपने नहीं पढ़ी। तो बस जहाँ वो ख़त्म हो गई यहाँ से ही शुरू हो गई। अब हम यहाँ पढ़ते हैं सबसे पहले पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है। तो पढ़ेंगे तो बाद में, पहले तुम मुझे बता दो तुम्हारे हिसाब से पार्टनरशिप क्या होती है? बताओ, जो तुम्हें सही लगे वो बताओ कि भाई भैया हमारे हिसाब से तो पार्टनरशिप का मीनिंग ये होता है। क्योंकि क्या पता तुम अधिकतर चीज़ें खुद ही निकाल लो, मुझे समझाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो चलो ये कुछ कुछ बातें आप कह रहे हैं कि भैया सपोज करो 2 लोग हो सकते हैं, 2 या ऑब्वियस सी बात है केवल 2 तो नहीं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, पहली बात तुमने ये निकाली। और कोई बात? और क्या करते हैं वो, क्यों करते हैं हम पार्टनरशिप? दीदी कह रही हैं कि बिजनेस करते हैं वो आपस में। क्या करते हैं? बिजनेस। अब बिल्कुल सही बात है। सपोज करो हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम सब मिलाकर चंदा इकट्ठा कर लें और कहें चलो भाई एक काम करते हैं, एक ऑर्फनेज में चलते हैं और वहाँ बच्चों को कुछ देकर आएंगे। पहले मुझे बताओ ये बिजनेस है? नहीं ना। इसका मतलब अगर मैंने ऐसी किसी चीज़ के लिए आपस में कंट्रीब्यूशन करा या कुछ करा, भाई वो पार्टनरशिप नहीं होती। क्लियर है? वो पार्टनरशिप नहीं होती। पार्टनरशिप होती है, अभी आपने कहा, मुझे नहीं पता आपने सोच समझ के कहा या बिना सोच समझे कहा, आपने बोला कि पार्टनरशिप बिजनेस के लिए होती है। भैया बिजनेस का मतलब होता है किसी इकोनॉमिक मोटिव के लिए होती है, माल खरीद कर बेचने के लिए होती है, माल बनाकर बेचने के लिए होती है। सही है? सपोज करो मैंने और बत्रा जी ने क्या करा, मिलकर एक गाड़ी खरीद ली, ठीक है। बत्रा जी को सेम जगह ऑफिस जाना था, मुझे सेम जगह स्कूल जाना था। बत्रा जी कहने लगे भैया मिल के खरीद लेते हैं, ठीक। हमने गाड़ी खरीद ली, रोज़ जा रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं। क्या ये पार्टनरशिप है? क्यों? क्या इसमें कोई बिजनेस है? नहीं, इसमें बिजनेस नहीं है, ये को ऑनरशिप है। हम लोगों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीद ली, तो कुल मिलाकर ये भी बिजनेस नहीं है। तो भैया क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। आपने कहा अभी बिजनेस होना चाहिए, तो भाई ठीक है बिजनेस होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद उस बिजनेस का प्रॉफिट भी होना चाहिए, या प्रॉफिट है तो भाई देखो लॉस भी हो सकता है। अब ये तो है नहीं कि प्रॉफिट ही होगा तो लॉस नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। और वो प्रॉफिट पार्टनर्स आपस में क्या कर लें? बांट लें। और कुछ हो सकता है। तो अगर आपने ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐसे ही निकाली हैं अपने सामान्य ज्ञान से, तो भी बिल्कुल सही निकाली हैं। ये 3 तो होती ही होती हैं, ठीक। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब पहले मेरी बात ध्यान से समझना, पार्टनरशिप के लिए एक एक्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक एक्ट बना हुआ है, एक लॉ बना हुआ है, कानून बना हुआ है, जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या बना हुआ है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना हुआ है। सही है? और ये एक्ट क्या कहता है? इस एक्ट में पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी बातें हैं सब इस एक्ट में लिखी हुई हैं। सही है? इन फ्यूचर जब आप में से सपोज करो कोई बच्चा सीए करने जाएगा, जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आप ये एक्ट पूरा पढ़ेंगे, ये एक्ट पूरा आएगा, इसके अंदर हर बात आएगी। सही है? दूसरी बात, इसके अंदर एक है सेक्शन 4। सेक्शन 4 तो 2 बातें, एक सेक्शन 4 कौन से एक्ट की?
पार्टनरशिप एक्ट 1932, पूरा नाम इसका है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन वर्ड भी है साथ में, इस पे भी ध्यान दे लेना, क्योंकि इंडिया का तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, सही है। अब वहाँ पर पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखी हुई है। अब जो डेफिनेशन लिखी हुई है बेटे, डेफिनेशन को हम अपने हिसाब से नहीं बदल सकते, वो एक्ट की डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन लिखी है? ये डेफिनेशन लिखी है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु एग्रीड टू शेयर, जो आपस में एग्री हुए हैं टू शेयर, बांटने के लिए, द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, और एक बात लिखी है कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम फॉर ऑल। ये कुछ एक्स्ट्रा बात लिखी है जो आपने मुझे अभी नहीं बताई थी। तो इसी को अगर हम ब्रेक करें, इस डेफिनेशन को अगर हम तोड़ तोड़ के निकालें, तो इसके अंदर से निकल कर आते हैं हमारे पार्टनरशिप के फीचर्स, कि भैया कौन से बिजनेस को हम पार्टनरशिप बोलेंगे। बोर्ड एग्जाम में 100% पक्का बता रहा हूं अभी कि इन फीचर्स पर आपको एक एमसीक्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? एक एमसीक्यू। यहीं से शुरू हो जाएगा एमसीक्यू मिलना, यहां से एक एमसीक्यू मिलना 100% तय है। समझे बात? अच्छा जी, तो अगर मैं अब इसको आगे बढ़ाऊं थोड़ा सा और, तो अब जरा यहां ध्यान से सुनना। अभी मैंने उसी डेफिनेशन को तोड़ा और यहां 6 पॉइंट लिख दिए, ध्यान से सुनते रहना। तो पहली बात, पार्टनरशिप में होने चाहिए 2 या 2 से ज़्यादा लोग, 2 या 2 से ज़्यादा लोग। अब भैया चलो ये तो समझ में आ गई कि पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, अकेला कैसे कर लेगा पार्टनरशिप। अब ये बता दो कि मैक्सिमम कितने होने चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम होने चाहिए 50, मतलब मैक्सिमम हो सकते हैं 50। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर सपोज करो हम एक पार्टनरशिप बनाएं और उसमें 50 से ज़्यादा पार्टनर हो जाएं, तो फिर हम क्या करेंगे बेटे? हमें अपनी फर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, क्योंकि आप लोगों ने 11th क्लास में सुना था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, 200, करेक्ट। तो भाई एक आप ऐसे मानो, ऐसे जब बिजनेस बड़ा होता जाता है तो उसकी फॉर्म भी बदलती जाती है। एक आदमी था सोल प्रोप्राइटरशिप, 1 से ज़्यादा हो गए पार्टनरशिप, 50 से ज़्यादा हो गए प्राइवेट लिमिटेड, 200 से ज़्यादा हो गए पब्लिक लिमिटेड। समझ में आ गई बात? सबसे बड़ा फॉर्म पब्लिक लिमिटेड होता है। अब एक और बात, अब इसके बारे में एक खास बात है, अभी आगे लिखी भी हुई है, वो भी समझाऊंगा। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनीज एक्ट अलाउ करता है कि भाई आप डिसाइड कर लो मैक्सिमम कितने रखने हैं। कौन अलाउ करता है? कंपनीज एक्ट कहता है कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को कहता है भाई साहब तुम देख लो कि तुम्हें मैक्सिमम कितने लोग रखने हैं, मैक्सिमम पार्टनर आप डिसाइड कर लो। तो बेटे फिलहाल हमारी जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड कर रखे हैं मैक्सिमम 50, सही है। लेकिन कंपनीज एक्ट में ये लिखा है कि 50 तो आपने रख लिए बाई चांस, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते। किससे ज़्यादा नहीं हो सकते? तो यानी कि कंपनीज एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि भाई साहब एक काम करो, आपकी मर्जी है, आप मैक्सिमम डिसाइड कर लो, लेकिन वो 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 100 से ज़्यादा कौन कह रहा है? ये कंपनीज एक्ट कह रहा है। भैया एक बात बताओ, बात पार्टनरशिप की कौन कह रहा है? कंपनीज एक्ट। यही तो इनडिफरेंट बात है। और उसका एक सेक्शन है, सेक्शन 464, जहाँ ये बात लिखी हुई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कंपनीज एक्ट कि मैक्सिमम पार्टनर वो डिसाइड करेगा। तो फिर डिसाइड करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि अभी हम मैक्सिमम पार्टनर कितने रखेंगे? 50 रखेंगे। समझ में आ गई बात? तो भाई मिनिमम हो सकते हैं 2, मैक्सिमम हो सकते हैं 50। पीछे की कहानी मैंने आपको सुना दी कि कंपनीज एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर दैट शुड नॉट बी मोर देन 100। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने डिसाइड करे? 50। तो अगर हमें लिखने के लिए आ जाए कि भाई मिनिमम कितने 2, मैक्सिमम कितने 50, बात खत्म। सही है? डाउट कोई यहाँ तक? अगला पॉइंट आता है एग्रीमेंट। बेटे ध्यान से सुनना, एग्रीमेंट का मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशंस। क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस। भाई मैं और तुम आपस में कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं
तो कुछ तो जिम्मेदारियां बांटोगे, कुछ तो काम बांटोगे। मान लो मैं ये कह दूं भाई पार्टनरशिप बिजनेस कर लेते हैं, तो एक काम करो यार, चल दुकान तू खोल लियो, बंद मैं कर दिया करूंगा, चाहे मैंने इतनी सी बात क्यों ना डिसाइड करी हो। कुछ तो हम डिसाइड करते हैं। एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमत होना, आपस में किसी बात पर एक दूसरे की कंसेंट को मानना। तो यानी कि एग्रीमेंट होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं कि भैया ये बताओ, एग्रीमेंट लिखित में ही बनाना जरूरी है या हम अगर ओरल ही बात कर लें आपस में तो वो भी सेटिस्फाइड होगा? भैया एक्ट हमारा ये कहता है, हमारा पार्टनरशिप एक्ट कहता है आप एग्रीमेंट ओरल भी बना सकते हो, आप रिटन भी बना सकते हो। और एक बिल्कुल सीधी जो मैं बात बोल रहा हूं एग्जैक्टली वो लिखी है, ओरल एग्रीमेंट इज इक्वली वैलिड। एक वर्ड मैंने यूज करा वैलिड, ठीक है जी, वैलिड है, सही है, ठीक है, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन आप सोचो ना, इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर कहीं झगड़ा हो गया, आपस में कोई लड़ाई हो गई, तुम कोर्ट में पहुंच गए, कोर्ट क्या कहेगा, भैया क्या एग्रीमेंट है तुम्हारा? तुम कहोगे जी रिटन तो कुछ है नहीं। तो भैया ओरल चीज को एनफोर्सेबल बाय लॉ कैसे करोगे? तो इसलिए कन्वीनियंस के लिए क्या कर लिया जाता है, कन्वीनियंस के लिए एग्रीमेंट रिटन बना लिया जाता है, अगर आपको उसे लीगली एनफोर्स कराना हो तो। सी है, समझ में आती है बात? तो इसका मतलब एग्रीमेंट का मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस, दीज टर्म्स एंड कंडीशंस मे बी ओरल मे बी रिटन, ओरल एग्रीमेंट इज इक्वली वैलिड। बेटा मेरी बात है केवल सुनने के लिए मत सुनना, सुनकर समझ भी लेना हैंड टू हैंड, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगला आता है बिजनेस। अभी अभी आपने मुझे बताया था कि बिजनेस होता है, बिजनेस का मतलब हम कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे होंगे, केवल मान लो चैरिटी के लिए हम कोई काम करने लगे, या हम सपोज करो मिलकर कोई एसेट खरीद लें, तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। उससे अगला आता है म्यूचुअल एजेंसी। बेटे इस वर्ड पे बड़े ध्यान से आप फोकस करना, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है, एजेंसी वर्ड का क्या मतलब है, और एजेंसी से एक वर्ड निकल कर आता है एजेंट, एक वर्ड निकल कर आता है एजेंट, सही है। यहां पर यह मतलब है कि अगर पार्टनर्स कोई भी काम करते हैं, एक पार्टनर कोई काम करता है, मान लो हम सब ने मिलकर एक पार्टनरशिप करी और तुमने मुझे कहीं डील करने के लिए भेज दिया कि भैया एक काम करो, आप तो खाली आदमी, हमारे पास बहुत काम है, तो एक काम करो आप चले जाओ और जाओ वो डील करा लो। मैं वो डील करने चला गया, अब उस डील में हमें हो गया नुकसान, ठीक है। तो तुम लोग अब ये नहीं कह सकते कि भैया आप गए थे डील करने, आपकी वजह से नुकसान हुआ है तो आप ही झेलो, नहीं, तुमने मुझे बनाकर भेजा था अपना एजेंट। क्या भेजा था? एजेंट। तुम्हारी तरफ से गया था मैं, अगर प्रॉफिट कमा के लाता तो भी तो सब हिस्सेदार होते, तो लॉस कमा के लाऊं तो भी सब हिस्सेदार हैं, समझे बात? तो जो पार्टनर है वो अपने पार्टनर्स के लिए एक एजेंट की तरह होता है, म्यूचुअल एजेंसी। हम सब एक दूसरे के लिए एजेंट हैं, तूने कुछ कर दिया तो भी हम सब रिस्पॉन्सिबल, तूने कुछ कर दिया तो भी हम सब रिस्पॉन्सिबल, मैंने कुछ कर दिया तो भी हम सब रिस्पॉन्सिबल। आती है बात समझ में? तो हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमारी फर्म, हमारे दूसरे पार्टनर्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं जी वो रिस्पॉन्सिबल मैं तो नहीं हूँ जी, मैं तो उस टाइम वहाँ पे था ही नहीं, तुमने अपने आप से कर लिया एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट, सही है। अब कल क्या होगा, अभी जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको मेरी बात आराम से समझ में आ रही होगी। कल क्या होगा, कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप ये इतनी मोटी किताब जो अपने हाथ में रख के बैठते हैं, जब आप एक बार इसे देख लोगे। अभी तो मैं लिख रहा हूँ, जब आप किताब में से चीज़ें देखोगे, तो जब मैं सामने बुक की ही चीज़ें आपको लिखवाऊंगा, भाई कल मैंने ये पढ़ाया था, ये देखो बुक में ये ऐसे लिखा हुआ है, तो आपका कॉन्फिडेंस और थोड़ा बढ़ जाएगा कि हाँ भाई बुक में ये सब चीज़ें हमने लिख ली, बुक से ये हमें बाद में पढ़ना है। भाई बाद में है, ये तो है नहीं कि ये स्लाइड्स आप साथ में लेके जा रहे हो कहीं, और ना मैं तुमसे ज़्यादा ये कह रहा कि तुम लिखो यहाँ बैठकर सारी चीज़ें, ये अभी लिखने वाली चीज़ें नहीं है। आपको पता है अकाउंट्स न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, 95% से ऊपर चीज़ें इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, और बुक के ही न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, ठीक है। बस ये है कि हमें कन्वीनियंस थोड़ी सी ये रहेगी कि आपका फोकस यहाँ पे रहेगा, एमसीक्यू कराने में बहुत सहूलियत मिलती है। अब कहने का तो है चलो भाई एमसीक्यू आते हैं, भाई देखा जाए तो 20-20-20 तीनों सब्जेक्टों में 60 नंबर के तो एमसीक्यू ही आते हैं। तो एमसीक्यू मैं पिछले साल भी आपके साथ यही कहता रहा, ठीक है, लेकिन मेरी लिमिटेशन है। आप सोचो मैं पिछले साल आपसे ये कह रहा था कि बेटे आप बुक ले लो, बुक में से एमसीक्यू पढ़ो, एमसीक्यू पढ़ो, एमसीक्यू पढ़ो। अब मुझे नहीं पता तुम में से कितने पढ़ के गए कितने नहीं पढ़ के गए, उसमें लिमिटेशन ये है कि मैं एक एक एमसीक्यू यहाँ डिस्कस नहीं करा सकता था।
मैं पहले एक MCQ लिखूँ, फिर उसके 4 ऑप्शन लिखूँ, फिर तुमसे पूछूँ कि भैया बताओ इसमें क्या आंसर है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम कन्वीनियंट वे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे आता है भैया शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। क्या आता है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर्स आपस में क्या बांट लेंगे? प्रॉफिट बांटेंगे। ये बेटे आराम से मेरी एक बात सुनना, अगर आप किसी पर्सन को अपना पार्टनर बना लो लेकिन आप उसे प्रॉफिट नहीं दे रहे हो तो वो आपका पार्टनर नहीं है, गलत कर रहे हो आप। चाहे आप उसे 0.5% का प्रॉफिट दो लेकिन आप उसे प्रॉफिट जरूर दो। पार्टनर को प्रॉफिट देना जरूरी होता है। क्यों? ये जो आपके सामने लिखी हैं ये एसेंशियल फीचर्स हैं पार्टनरशिप के, आप इन्हें तोड़ नहीं सकते। आपने कोई सा भी तोड़ा तो इसका मतलब आपने पार्टनरशिप तोड़ रखी है, वो आप पार्टनरशिप को फॉलो नहीं कर रहे ठीक से। क्लियर है? तो भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जरूर होनी चाहिए। और लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, ये आपको शायद पता होगा, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है और 11th क्लास में तो इस पे एक MCQ भी जरूर आता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड होती है और पार्टनरशिप में कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। जब आप जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरफ जाते हैं तो वहां पर लिमिटेड हो जाती है। आप HUF में जाते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, जॉइंट फैमिली, कर्ता की अनलिमिटेड। याद आ गया ना? हाँ, तो बेटे देखो मेरा समझाने का मतलब ये है कि ये 2 साल का एक कंबाइंड कोर्स होता है। जो चीज़ें वहाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं संबंधित यहाँ से भी होती हैं। क्लियर है? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो हमने क्या पढ़ी? हमने पढ़े इसके फीचर्स। चलो जरा थोड़ा सा और आगे आते हैं। जो बात मैंने भी आपको बताई थी वो सामने लिखी है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। कम से कम 2 पार्टनर, ज़्यादा से ज़्यादा 50 पार्टनर। सही है? और सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या कह रहा है? द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड, ठीक, टू प्रेस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म बट द नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट बी मोर देन 100। ये कौन कह रहा है? कंपनीज एक्ट कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से। भैया सेक्शन याद रखना प्लीज, बड़े सेलेक्टेड से सेक्शन याद कराऊंगा, वो याद रखना। इससे पहले कराया था सेक्शन 14, है ना? सेक्शन 14 कराया था ना? जागो मेरे बेटे, सेक्शन 4 कराया था। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सही है? तो सेक्शन 4 कराया था, ये 464 है। सही है? क्लियर हो गई बात? अच्छा जी। और नीचे लिखा है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रेस्क्राइब्ड, कितना, क्या प्रेस्क्राइब करा? द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 50। सही है जी? कोई डाउट यहां तक? चलें आगे, अगला चलते हैं। अब आगे देखिएगा, पार्टनरशिप एक्ट ये बिल्कुल नहीं कहता, पढ़िए आराम से, डज नॉट रिक्वायर दैट द एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। ठीक, दूसरा फीचर हमने पढ़ा था एग्रीमेंट का। तो बट व्हेन कुछ भी चीज अगर आप रिटन में बना दें, ओरल भी बना सकते हो आप, अगर आप रिटन भी बना देते हैं तो भाई रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। भाई ये मैंने आपको बताया था कि एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। अगर आपने ओरल एग्रीमेंट बना लिया तो वो खाली एग्रीमेंट है, और अगर आपने मान लो जो भी हमारे बीच की टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो आपने यहाँ पर लिख ली सारी, सही है जी, तो वो क्या हो गया आपका? पार्टनरशिप डीड हो गया, वो आपका डीड कहलाएगा। आती है बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पढ़ो जरा ध्यान से। क्लॉजेज ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब सपोज करिए आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ भी लिख लिया, मान लो हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड बनाई और हमें थोड़े समय बाद लगता है कि पार्टनरशिप की वो कोई पॉइंट है हमने सही नहीं बनाया या हमें कोई पॉइंट और ऐड करना है, तो वो भी चेंज किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। सही है? तो ऐसा नहीं कि हमने एक बार अगर हमने बना लिया तो हम वैसा ही बनाए रखेंगे। अब ये लाइन जो है बड़ी ही प्यारी लाइन है। इस लाइन ने जब ये वो हुआ था ना टर्म 1 टर्म 2 हुआ था 12th वालों का, तो इस लाइन ने बच्चों को फंसाया। ध्यान से सुनना, इस लाइन ने बच्चों को फंसाया और इस लाइन पर एक क्वेश्चन आया था। ये एनसीईआरटी में गिवन लाइन है, बहुत सारी बुक्स में लाइन है ही नहीं। पढ़ना जरा क्या लिखा है? द डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड। जो आप पार्टनरशिप एक्ट बनाते हो, जो डीड बनाते हो, वो प्रॉपरली ड्राफ्टेड होनी चाहिए एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ स्टैम्प एक्ट। किसकी अंदर अकॉर्डिंग बननी चाहिए? स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग। मैंने भी नहीं पढ़ाया था कभी ये क्वेश्चन, लेकिन मैं बच्चों को ऐसे कहता था, जैसे अब तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मैं बच्चों को कहता था बेटे इसके लिए हम कुछ नहीं करते, एक बड़ा सिंपल सा काम करते हैं, हम मार्केट से स्टैम्प पेपर खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? स्टैम्प पेपर के ऊपर सारी बातें लिखते हैं, उसके नीचे सारे पार्टनर अपना अंगूठा लगाते हैं
वो बन गया पार्टनरशिप डीड। और थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहो तो आप कोर्ट में जाओगे और उस पार्टनरशिप डीड की नोटिंग करा दोगे, मतलब उसे रजिस्टर्ड करा दोगे थोड़ी फीस देके। सही है, हो गई आपकी डीड। समझ में आ गई बात? तो मैं तो ये पढ़ाता था, लेकिन उस पर अचानक से क्वेश्चन क्या छप गया कि जो पार्टनरशिप डीड है वो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग बनती है, तो स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग बनती है। सही है, ये क्वेश्चन आज से पहले कभी नहीं पूछा गया था। और नीचे ऑप्शन दिए गए थे स्टैम्प एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, ऑल ऑफ दी अबव। तो 99% बच्चा लगा कर आया उसमें पार्टनरशिप एक्ट और 1932। लेकिन जो बच्चे बेटे बातों को कोरिलेट कर लेते हैं वहाँ पर, सही, उनका दिमाग काम कर जाता है। तो हमारे यहाँ के 2 बच्चे थे जो लगा कर आए थे स्टैम्प एक्ट। समझे बात? तो बस ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो बारीक बारीक से पॉइंटों पर पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो अब तो क्लियर है। अभी आप देखना जब आप लोगों के होम एग्जाम शुरू होंगे, क्योंकि टीचर को लगता है ये बहुत बड़ा पॉइंट हो गया, तो टीचर जो है ये देते जरूर हैं। आप होम एग्जाम में देखना ये क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर। ठीक, क्लियर है यहाँ तक की बात? कोई डाउट यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब ये आपके सामने है पार्टनरशिप डीड। आप पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिख सकते हैं? भाई वैसे तो कायदे में एक बात लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। पार्टनरशिप डीड इज अ सुप्रीम डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या है? इस वर्ड का मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बेटे। सुप्रीम डॉक्यूमेंट का मतलब सबसे ऊंचा, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। मान लो हम लोगों ने अपनी डीड बनाई और उस डीड में हमने ये लिख दिया कि भाई दुकान सुबह बत्रा जी खोलेंगे और शाम को बंद मैं करूंगा, ये हमने लाइन लिख दी उसमें। भाई डीड में हम वो सब बातें लिख सकते हैं जिस पे हमें लगता है भाई झगड़ा होगा, हाँ या ना? तो मैंने लिख दी है बात। भाई इससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है तुमने डीड में जो लिख दिया वो माना जाएगा। क्यों? उस डीड में हमने सारे पॉइंट लिखे, स्टैम्प पेपर पे लिखे, नीचे सबने अपने थंब इम्प्रेशन लगाए, साइन करे, तो इसका मतलब हम उस बात को मान रहे हैं ना। और कल को बत्रा जी कह रहे भैया मैं नहीं खोलने का दुकान, सुबह सुबह उठना पड़ता है, ये कोई बात होती है? सुबह उठो, फिर उसके बाद नहाओ धो, फिर दुकान पे जाओ, दुकान खोलो, मैं नहीं खोलने का, मैं बंद करूँगा दुकान। तो फिर हमें क्या करनी पड़ेगी? हमें डीड चेंज करनी पड़ेगी। या हो सकता है हम म्यूचुअली कर लें, चलो एग्रीमेंट, चल ठीक है यार कोई बात नहीं, वो बात एक अलग है। तो यानी कि कहने का मतलब है, कोई आपसे पूछे भाई डीड में क्या लिख सकते हैं, कहना कुछ भी, कुछ भी, जिस भी पॉइंट पे आपको लगता हो कि आपस में झगड़ा हो सकता है लिख लो डीड में उठा के। कौन रोक रहा है तुमको? तुम्हारी डीड, तुम्हारा स्टैम्प पेपर। समझ में आती है बात? तो ये कुछ कई बार जब सब्जेक्टिव आता था, एक एक नंबर के क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाते हैं, तो लिख देता है राइट एनी 2 पॉइंट दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन दी पार्टनरशिप डीड। मस्ट बी मतलब जो बहुत ज़रूरी है लिखने। तो भाई लिखना क्या चाहिए? देखो आप लिखना चाहिए कि कौन कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, किसी को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, किसी को कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये बातें कहाँ लिखनी चाहिए हमें? पार्टनरशिप डीड में। तो आप देख सकते हैं सामने क्या क्या लिखा है। पार्टनरशिप डीड यूजुअली कंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स। ये सब बात है कि नेम और एड्रेस ऑफ द फर्म। सबसे पहले तो भाई यही लिखोगे, हमारी फर्म का नाम क्या है, हम कहाँ काम करते हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, अमाउंट ऑफ द कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, आप कब से कब तक का अकाउंटिंग पीरियड रख रहे हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च का रख रहे हैं या कुछ और रख रहे हैं। उसके बाद आपने पार्टनरशिप कब शुरू करी, अकाउंट जो बिजनेस का जो बैंक अकाउंट होगा उसे कौन ऑपरेट करेगा, उसमें कौन साइन करेगा, किसके पास पैसे निकालने की अथॉरिटी है, किसके पास जमा करने की अथॉरिटी है। तो आप देखो ये सारे पॉइंट्स वो हैं जिस पर पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो सकता है, जो सेंसिटिव मैटर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैपिटल पर इंटरेस्ट होगा नहीं होगा, लोन पर इंटरेस्ट होगा नहीं होगा, ड्राइंग पर इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा, ठीक। उसके बाद ऑडिटर्स कौन होंगे बेटे? ऑडिटर्स कौन होते हैं? जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं, वो ऑडिटर्स होते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं जो आप यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है जी। तो पेपर में ऐसा नहीं है कि तुमसे ये पूछ ले कि हाँ जी सारी की सारी लिस्ट बताओ कि क्या क्या लिखना चाहिए, ऐसी कभी कोई लिस्ट नहीं पूछी जाती। और मैंने बता दिया पार्टनरशिप डीड क्या बेटे? एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, जो तुम्हारा मन करे वो लिख लेना, उसके अंदर कोई तुम्हें कुछ नहीं कहने आएगा कि ये क्यों लिखा, सही है। अब माधव भाई ने बना ली अपनी एक पार्टनरशिप डीड इसके अरोड़ा के साथ।
अब माधव को इस बात का डर था यार ये तमीज़ से नहीं रहता, ये कभी भी कैसे भी कपड़े पहन के आ जाता है यहाँ पे, तो इसे थोड़ा सा सेंसिबल सा बनाता हूँ। तो उसने अपनी डीड बनाई और डीड में लिख दिया कि भाई ऐसा है, इस बात पे एग्री करो कि पहले तुम फॉर्मल वियर में ही आओगे दुकान पे, ऐसा नहीं कि शॉर्ट्स पहने, टी शर्ट पहनी गंदी सी और आ गए तुम दुकान पे। सही है, ढंग के कपड़े पहन के आते हैं, ऑल दो वैसे बहुत अच्छे पहन के आता है, स्मार्टी बॉय है ये। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब पूछो। जो पार्टनर को सैलरी मिलती है, हाँ, वो बिजनेस का एक्सपेंस मान जाएगी? अभी बताऊंगा, आगे आ रहा हूँ उसके बारे में, आ रहे हैं। एक्सपेंस तो नहीं मानी जाएगी, वो एप्रोप्रिएशन मानी जाएगी। दोनों में फ़र्क है कुछ, ठीक है, दोनों में कुछ फ़र्क है। उसकी आपको टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी अगर अपने पार्टनर, ऐसे तो फिर मैं ऐसे कर लूँगा, 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 99 लाख रुपीज़ खुद को सैलरी दे दी, खुद को सैलरी दे दी, 1 लाख रुपये जो सरकार को ले भाई 1 लाख रुपये भी ले जा टैक्स, वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। हम जो टैक्स देते हैं वो नेट प्रॉफिट पे देते हैं, और टैक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन बिल्कुल अलग तरीके से होती है। जैसे हम निकालते हैं ना नेट प्रॉफिट, टैक्स वाले ऐसे नहीं निकालते। टैक्स वालों का निकालने का तरीका अलग होता है, कुछ खर्चे होते हैं जो अलाउड होते हैं, कुछ अलाउ नहीं होते। सही है, तो उसके हिसाब से प्रॉफिट की कैलकुलेशन अलग तरीके से होती है। ठीक है, अब जरा सुनिएगा, सबसे बढ़िया बात तो है भाई पहले आप अपनी पार्टनरशिप बना लो, पार्टनरशिप बना लो। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है अब तक की, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब आराम से मेरी बात सुनना। देखो, पार्टनरशिप डीड रिटन होनी चाहिए या ओरल होनी चाहिए, पता चल गया आपको। अगर सपोज करो आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी, रिटन में नहीं बना रखी, और आप किसी पॉइंट पर एग्री भी नहीं हुए, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें अकाउंटिंग करते हुए ध्यान में रखने हैं, अकाउंट्स करते हुए। ठीक, क्योंकि भाई हमें तो न्यूमेरिकल्स करने हैं ना। अब जरा सुनो, मान लो आपको एक क्वेश्चन मिले, पूरी कहानी बता दे, ABC पार्टनर हैं, A ने इतने पैसे लगाए, B ने ये करा वो करा, सब कुछ बता दिया। लास्ट में आई प्रॉफिट बांटने की बारी, तो आप पूछोगे भैया 3 पार्टनर हैं, इनके बीच में प्रॉफिट कैसे बांटूं, कैसे बांटूं इनके बीच में प्रॉफिट, क्या तरीका है बांटने का। तो बेटे हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है वो कहता है कि अगर सपोज करो आपने आपस में इन पॉइंट्स को लेकर केवल कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा, तो फिर जो मैं रूल्स अब बताने जा रहा हूं वो रूल्स अप्लाई होंगे, और इन्हें बोला जाता है रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं इनको? रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये वो रूल्स हैं जो पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में बनाए गए हैं, वो रूल अप्लाई होंगे। मतलब कहने का ये, या तो खुद बना लो रूल, नहीं बना रहे तो किसके रूल मानने पड़ेंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। अब रूल है क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। भाई रूल ये है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसा होगा? सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, पेपर में क्वेश्चन आएगा। ABC पार्टनर है, A ने लगा रखे हैं 50 लाख रुपए, B ने लगा रखे हैं 20 लाख रुपए, और C ने लगा रखे हैं 1 लाख रुपए। सही, हाँ या ना? अब A कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो कैसा बंटना चाहिए? कैपिटल के रेशो में। कैसा बंटना चाहिए? वो तो सयाना है, कह रहा है मैंने लगाए हैं 50, इसने लगाए हैं 20 और इसने लगाया है 1। अगर प्रॉफिट को कैपिटल रेशो में बांटा जाए तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बोलो हाँ या ना? वो तो यही कहेगा। ये सही बात है, तुम्हें लग रहा है ऐसी सही बात है, लेकिन ऐसी बात, अब मैं बताता हूं ना बेटे। पहली बात तो ये, प्रॉफिट आपको पैसे के बदले नहीं मिलता, प्रॉफिट आपको मिलता है बिजनेस के एफर्ट्स और रिस्क के बदले। बिजनेस में जो आप रिस्क उठाते हो, जो आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कैपिटल एंड प्रॉफिट आर डायरेक्टली कोरिलेटेड। ऐसा नहीं है कि कैपिटल ज्यादा तो प्रॉफिट भी ज्यादा, नहीं। कैपिटल के हिसाब से अगर तुम्हें चलना है तो उस कैपिटल पर क्या ले लो? इंटरेस्ट ले लो, लेकिन प्रॉफिट का कैपिटल से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। समझ में आई बात? तो भैया ये कह रहा तू ज्यादा लगा, तू कैपिटल कम लगा,
या तो तू डीड बना ले, उसमें लिख दे कि तू सबसे ज़्यादा लेगा, ठीक। और अगर नहीं है तो भाई चाहे तूने 1 करोड़ रुपए लगा रखे और मैंने 1 रुपया लगा रखा हो, प्रॉफिट मैं कैसा लूँगा, इक्वल लूँगा। तो अगर डीड नहीं है तो भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होता है, इक्वल होता है। बताओ जी, आई बात समझ में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा। 3 लोग हैं तो 1-1-1, 2 लोग हैं तो 1-1, 4 लोग हैं तो 1-1-1-1, यानी कि 1/4 1/3 ऐसे करके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? अच्छा जी, अगला सुनिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जैसे इन्होंने कैपिटल लगा रखी है, या तो तुम डीड बनाओ, डीड बनाकर उसमें लिख दो कि भाई जो भी पार्टनर कैपिटल लगाएंगे उन्हें प्रॉफिट भी मिलेगा, साथ ही साथ उन्हें उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। लिख दो आप, किसने मना करा है? सही है, यहाँ तो आप लिख दो उसके अंदर। और अगर आपने नहीं लिखा हुआ कि पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो इसका मतलब भाई उन्हें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उन्हें कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये सीधी सीधी सी बात है, क्लियर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बेटे इसका भी यही रूल है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर वो बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे निकाल लें तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा भी नहीं। सही है, तो ना तो हम इंटरेस्ट दे रहे ना हम इंटरेस्ट ले रहे। प्रॉफिट कैसा बांट रहे हैं, इक्वल बांट रहे हैं। यहां तक की बात समझ में आ रही है? अगला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, पार्टनर ने क्या दे रखा है, फर्म को लोन दे रखा है, ठीक, और डीड में कुछ नहीं लिखा कि उस पर उसे कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो ऐसे केस में जो इंटरेस्ट है वो लगेगा एट द रेट 6% पर एनम। मेरे बेटे ध्यान से सुनना, 6% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर होती है बात? किस पर? लोन पर। पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया तो उस लोन पर या तो तुम लिख दो, या तो डीड में लिख दो कि जी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो फर्म पार्टनर को 10% का इंटरेस्ट देगी। तुमने 10 लिख दिया तो ठीक है, 10 देंगे। क्यों? पार्टनरशिप डीड इज अ सुप्रीम डॉक्यूमेंट, जो लिखा हम बात मानेंगे उसकी। लेकिन अगर डीड में नहीं लिखा ये पॉइंट इंटरेस्ट ऑन लोन का, द पॉइंट इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, तो कितना होगा? 6% पर, मेरे साथ साथ बोल दो, पर एनम, पर एनम, पर एनम। अब बताता हूं मैं क्यों बुलवा रहा हूं पर एनम। पेपर में एमसीक्यू लिखा हुआ आएगा, एमसीक्यू में लिखा होगा व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी एट, फिर नीचे लिखा होगा 6%, 6% पर एनम। समझ रहे हो? 6% भी और 6% पर एनम भी। बेटे खाली 6% का मतलब तो है बिना टाइम पीरियड काउंट करे, बिना टाइम पीरियड काउंट करे, सीधा 6%। भाई उसने 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख का 6%, चाहे 2 महीने के लिए दिए, 3 महीने के लिए दिए, 4 महीने के लिए दिए, सीधा फ्लैट रेट से 6%। अगर बेटे पर एनम वर्ड लिखा होता है तो पर एनम वर्ड का मतलब होता है 12 महीने का 6% इंटरेस्ट, 12 महीने का 6% इंटरेस्ट। ये बात ध्यान रखना मेरी, पर एनम वर्ड लिखना जरूरी है। कुछ बच्चे सोचते हैं अरे एक ही बात है, 6% लिख दो, 6% पर एनम लिख दो, कोई 2 अलग अलग बातें हैं? भाई साहब बिल्कुल 2 अलग अलग बातें। आ रही है बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक की बात? अगला पॉइंट आता है रेम्यूनरेशन ऑफ फर्म्स वर्क। वो कह रहे हैं भाई साहब हमने फर्म के लिए बहुत मेहनत करी है, लाओ हमें कुछ सैलरी दे दो, कुछ कमीशन दे दो, ठीक है। तो भाई पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो ना तो उन्हें फर्म से कोई सैलरी मिलेगी और ना ही उन्हें फर्म से कोई कमीशन मिलेगी, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स पर छोटी छोटी केस स्टडीज आती हैं। बेटे रो के दुखड़े रो के बताएगा वो तुम्हें, ऐसे बोलेगा ABC पार्टनर थे, B और C एक दिन घूमने जा रहे थे, B और C की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, दोनों खाई में गिर गए, दोनों बेचारे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, A पे मुसीबतों का पहाड़ टूट गया, ठीक है। A जो है बेचारा जो है पूरा दिन रात काम करता रहा बड़ी मेहनत से, 24 घंटे फर्म में लगा रहा। तो A कह रहा है भाई साहब अब एक काम करो, मुझे थोड़ी सी सैलरी दे दो। तो हम उससे क्या कह रहे हैं कि बेटे हम इमोशनल नहीं होंगे। अगर डीड में लिखी है
तो हम तुझे सैलरी देंगे, और अगर डीड में नहीं लिखा तो हम तुझे सैलरी नहीं देंगे। क्लियर होती है बात? हाँ या ना? बेटे जितना मर्जी वो रो के तुम्हारे में पैरों में लेट जाए वो पेपर में, लेकिन उसकी चंगुल में फंसना मत। भाई डीड में लिखी है तो हम देंगे, और नहीं लिखी तो नहीं देंगे, तुम्हारा हमारा कोई वास्ता नहीं। क्लियर? यहाँ तक के पॉइंट क्लियर है? चलो आगे चलते हैं जी। अब 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं थोड़े से, इनको आप सुन लो ध्यान से। अगर कोई पार्टनर फर्म का नाम यूज करके कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता है, या फर्म की प्रॉपर्टी का यूज करके कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता है, तो उसे फर्म को ही वापस करना पड़ेगा। किसको वापस करना पड़ेगा? फर्म को ही वापस करना पड़ेगा। करेक्ट? फर्म का नाम यूज कर ले, फर्म की प्रॉपर्टी यूज कर ले, और उससे कोई ऐसा प्रॉफिट कमा ले जो अनड्यू हो, जिस पर फर्म का राइट है कायदे में, तो उसे किसको वापस करना पड़ेगा? फर्म को। सही है? लेकिन अगर मान लो वो फर्म के 50,000 रुपये ले जाए और 5,000 रुपये का कोई नुकसान हो जाए, ठीक, पर्सनल यूज़ के लिए, मैं ये नहीं कह रहा वो बिजनेस यूज़ के लिए गया था, पर्सनल यूज़ के लिए, तो भाई फर्म क्या कहेगी? भाई हमसे पूछ के ले गया था 50,000 रुपये, हमें पूरे 50 चाहिए। अब तूने वो 50,000 रुपये ले गया, तूने सट्टेबाजी में लगा दिए, 5,000 का नुकसान हो गया, तो हम थोड़ी झेलेंगे? हाँ, बिजनेस के काम के लिए जाता, नुकसान हो जाता तो बात एक अलग थी। भाई बिजनेस के काम के लिए थोड़ी गया तू, बताओ? ये तो बिजनेस से अलग हो गया मामला। सही है? अच्छा बेटे, बात ऐसी करोगे। चलो पढ़ो ध्यान से। इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिम और हर सेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ द फर्म प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म और द फर्म नेम, he or she shall account for the profit and pay it to the firm। वो उस प्रॉफिट को किसको पे करेगा? फर्म को पे करेगा। ठीक है जी? पता चल गया तो पे करना पड़ेगा। ये बता रहे हैं ना, तुम्हें बता रहे हैं। तुम क्या पढ़ रहे हो? पार्टनरशिप। कल को तुमने पार्टनरशिप कर ली अरोड़ा जी के साथ, और तुम्हें लग रहा है कुछ नहीं है, तिजोरी में इतने पैसे रखे हैं, किसी को पता थोड़ी चल रहा है, चल निकाल के ले जा 10 लाख रुपए, लगा दे कहीं IPL के मैच में, और कल को 10 के 11 हो जाएंगे, 10 यहाँ रख दूंगा, एक अपने पास रख लूँगा, और फर्म को पता चल गया ये बात, क्योंकि अरोड़ा की आंखों से तो बच नहीं पाएंगी चीज़ें, स्कैनर लग रहा वहाँ, ये पहचान जाएगा यूँ ही कि 10 लाख रुपए लेके गया है। तो अब ऑब्वियस सी बात है आपको, हाँ, अब आप कुछ भी कह दो, वो 1 लाख रुपए आपको बिजनेस को वापस ही देने पड़ेंगे। क्लियर है? अगला पढ़िएगा। इफ अ पार्टनर कैरी ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर, अब जरा सुनो, सेम नेचर, ठीक है? अब बेटे नियति नाराज चलिए कह रही, मेरे पे एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया तुमने, एक एग्जाम्पल मेरे पे भी दो। अब सपोज करो बेटे नियति और मैंने मिलकर एक बिजनेस खोल लिया यहाँ पर, किसका? हमने सपोज करो रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस खोल लिया, ठीक है, और इसका नाम हमने रख दिया नियति एंड सुमित गारमेंट्स, ठीक है? अब नियति कह रही है मुझे तो बिजनेस की बहुत नॉलेज हो चुकी, ये एक बिजनेस तो चल ही रहा है, इनने क्या करा, सामने भी एक दुकान और खोल दी, वो भी अपनी है इसकी, तो यार ये तो सीधे सीधे मेरे कंपटीशन में आ गई। ये कह रही है प्रॉफिट यहाँ से नहीं तो वहाँ से सही, ये तो मेरे ही ग्राहक काट रही है। या मान लो कपड़े की दुकान की खोली, कोचिंग ही खोल लिया सामने, यहाँ मेरे साथ पढ़ा रही है, सामने अपने नाम से खोल लिया, वैसे पार्टनरशिप है, तो ये भी अलाउ नहीं है। सही है? तो सिंपल सी बात है यहाँ पर, अगर वो सेम नेचर का बिजनेस करता है कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म, जो कि फर्म के साथ क्या कर रहा है? कंपीट कर रहा है। सही है? तो ऐसे में भी वो प्रॉफिट उसे किसको रिटर्न करना पड़ेगा? क्योंकि आप देखो ना, पूछ के करने के लिए तो कोई अलाउ करेगा ही नहीं इस काम को। नियति मुझसे गई, यहाँ मेरे साथ पार्टनरशिप में है, ठीक है, यहाँ सपोज करो BST जो है नियति पढ़ा रही है, तो यहाँ तो अकाउंट ही को BST चल रही है, तो BST नियति पढ़ा रही है। कह रही भैया एक काम करो, मैं सामने अपना एक कोचिंग और खोल लूँ, वहाँ पे अकाउंट ही को मैं पढ़ा लूँ, मैं अलाउ कर दूंगा। अच्छा बेटे, हमारी बिल्ली हमें मियाँ हूँ, ठीक है? तो ऐसे कोई अलाउ नहीं करेगा अपने ही पार्टनर को कि भाई तू सामने दूसरी दुकान खोल ले। ठीक है, आगे चलते हैं जी। हाँ जी, पहले बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई? पक्का देख लो, अब तक की जो बातें सब पढ़ ली, याद रहेंगी? चलो जरा एक बार फटाफट से बैक जाते हैं। ठीक है बेटे, बिल्कुल बैक जाते हैं। ये हमने आज पहली क्लास शुरू करी थी। ठीक, अब अगर हम आगे पढ़ें तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप के बारे में मैंने आपसे पूछा था, फिर मैंने आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप का मीनिंग बताया था। पार्टनरशिप की डेफिनेशन कौन से एक्ट में लिखी हुई है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 4। ठीक है,
डेफिनेशन कोशिश करिएगा यही कि ये याद हो जाए। मैं इसलिए हट गया यहाँ साइड हो गया कि आप देखो, आप पढ़ो आराम से, आप रिवाइज करो एक बार, लास्ट के 2 मिनट 3 मिनट थ्योरी के ऐसे रिवाइज करने चाहिए। उसके बाद हमने आगे बात पढ़ ली कि भाई एक और ये वाला पॉइंट और बता देता हूँ, ये स्किप हो गया था। पार्टनर्स जब अलग अलग होते हैं तो कहलाते हैं पार्टनर्स। क्या कहलाते हैं? पार्टनर्स कहलाते हैं। अकेले अकेले क्या कहलाते हैं? पार्टनर्स। कलेक्टिवली वो कहलाते हैं फर्म। क्या कहलाते हैं? फर्म। ठीक है। और जिस नाम से वो बिजनेस करते हैं वो कहलाता है फर्म्स नेम। क्या कहलाता है? फर्म्स नेम कहलाता है वो। ऑब्वियस सी बात है भाई। मान लो अगर ABC 3 पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं तो वो अकेले अकेले तो कहलाएंगे ABC, अलग अलग हैं। उसके बाद कलेक्टिवली वो कहलाएंगे फर्म। हमारी फर्म ने इतने का माल खरीदा, हमारी फर्म ने इतने का माल बेचा, उस ऐसे। अब बेटे ABC पार्टनर है तो इसका मतलब ये थोड़ी वो अपनी बिजनेस का नाम भी ABC रखेंगे। उन्होंने अपने बिजनेस का नाम कुछ और रख लिया, उन्होंने अपने बिजनेस का नाम SG ग्लासेस रख लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कुछ और कर लेंगे। अब तो वो क्या हो गया? फर्म का नाम हो गया। तो पार्टनर अलग होते हैं, फर्म आपको पता है फर्म होती है, और फर्म नेम जिस नाम से हम बिजनेस करते हैं। क्लियर होती है बात? मेरा नाम जो है सो है, लेकिन आपको पता है मेरी फर्म का नाम क्या है? SG ग्लासेस। जो मैं आपको बिल बुक पे छाप के दे रहा हूँ क्या है वो? SG ग्लासेस। तो चाहे आप एक मेरी इंडिविजुअल गुडविल के लिए आ रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन है तो कायदे में एक फर्म ना। और सपोज करो इसके अंदर और लोग भी अगर मेरे साथ पढ़ा रहे हो तो वो क्या अलग अलग क्या कहलाएंगे? पार्टनर्स। एक साथ क्या कहलाएंगे? फर्म। और जिस नाम से हम अपना कोचिंग चला रहे होंगे उसको बोलेंगे हम फर्म नेम। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये बातें थी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के, कि पार्टनरशिप में क्या क्या फीचर होते हैं। कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 50। रिटन एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट कोई सा भी हो सकता है। बिजनेस होना चाहिए, कोई चैरिटेबल वर्क, कोई को ऑनरशिप नहीं होनी चाहिए। आपस में म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, मतलब सब एक दूसरे के एजेंट हैं। एक काम करेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे भी आएगी। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, आपस में प्रॉफिट ज़रूर बंटना चाहिए। ये एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है। पेपर में आ जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। इनमें से कौन सी एसेंशियल नहीं है? समझ में आ गई बात? तो आपको ढूंढनी कौन सी है? जो हैं कि भाई ये 3 हैं, और अच्छा ये चौथी तू कहाँ से आ गई भी बीच में? तू तो थी नहीं। ठीक, आगे चलो। उसके बाद एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 50। ये बात कहाँ लिखी है? फिर उसके बाद पार्टनरशिप डीड की हमने बात करी। आगे चलकर डीड स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। पार्टनरशिप डीड एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसे बोलते हैं रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बना रखी तो आपको ये रूल क्या करने हैं? अप्लाई करने हैं। क्या रूल है जरा मेरे साथ एक एक बार रिवाइज कर दो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल। कुछ सैलरी दोगे? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कुछ नहीं। बस क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। हाँ 6% पर एनम। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। फिर हमने यहाँ पर कुछ अदर बातें करी थी कि अगर फर्म के नाम से या फर्म की प्रॉपर्टी का यूज़ करके कोई काम करता है तो वो पैसे उसे वापस करने पड़ेंगे। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? पक्का? ठीक है। अब आप अगर ट्राई करना चाहें अपना हाथ एक बार, जो आपने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है आपने, जरा क्वेश्चन खुद देखो सामने जो लिखे हैं। ये बुक के ही क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करो कि तुम अब आंसर दे पाओगे इनका या नहीं। पढ़ना जरा। मोहन एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड। उनका क्लेम वैलिड है या नहीं है, मतलब जो वो कह रहे हैं उनकी बात ठीक है या नहीं है। इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कैसा है? साइलेंट है। बेटा कभी कभी ऐसा होता है हम एग्रीमेंट बना लेते हैं लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली बात लिखनी भूल गए उसके अंदर, तो फिर क्या माना जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 0। समझ में आती है बात? हम सैलरी वाला पॉइंट डालना भूल गए तो कितना मानी जाएगी? नो सैलरी। हमने डीड बना रखी है लेकिन हमने उसमें PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का पॉइंट नहीं डाला कि किस रेशो में प्रॉफिट बटेगा, तो क्या मानेंगे? इक्वल। अब आपको आंसर देना है, पढ़ना जरा। मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर। बेटे बहुत एक्टिव है वो, उछल उछल के काम करता है। आपको पता होगा एक्टिव पार्टनर कौन होता है, 11th क्लास में पढ़ा था आपने। जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। ही वॉन्ट्स अ सैलरी ऑफ 10,000। कह रहा भाई साहब मेरे को 10,000 रुपये की सैलरी दो। अब बताओ तुम इसका क्या आंसर दोगे? अगर उसने पार्टनरशिप डीड करी होगी तो एग्रीमेंट नो सैलरी विल बी अलाउड
इफ डीड इज साइलेंट, और ये बात कहाँ लिखी है? एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। ना सेक्शन 4 वगैरह कुछ नहीं लिखना, वो तो डेफिनेशन का है खाली। समझ में आ गई बात? अगर पेपर में, क्योंकि बेटे अकाउंट्स में ना अभी तक ऐसा डिसाइड नहीं हुआ है कि प्योर एमसीक्यूज ही आएंगे। बीएसटी में 100% डन है कि 20 के 20 एमसीक्यू ही आएंगे। इको में भी अब की बार का जो सैम्पल पेपर आया है लेटेस्ट ईयर वाला 2023 वाला, 20 के 20 एमसीक्यूज हैं। अकाउंट्स में नहीं है ऐसा, पता नहीं अकाउंट्स वालों से इनको क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ऐसे आंसर लिखने के लिए भी आ सकते हैं। सही है, एक एक नंबर में। अगला पढ़ना जरा। श्याम हैड एडवांस अ लोन टू दी फर्म, श्याम ने फर्म को लोन दिया है। ही क्लेम्स इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। नहीं मिलेगा बेटे 10% मान रहा है, तो क्या दोगे उसे? 10% पर एनम विल नॉट बी अलाउड, ओनली 6% पर एनम विल बी गिवन। सही है, कोई डाउट यहाँ तक? चले आगे, समझ में आ रही है आसानी से बात? आगे बढ़ना। मोहन हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड 20,000 और श्याम ने कॉन्ट्रीब्यूट करे 50,000 रुपये एज कैपिटल। मोहन वॉन्ट्स इक्वल शेयर इन प्रॉफिट। सही है, सही है ना, इक्वली मिलना चाहिए। तो यस, हम उसकी बात से एग्री हैं, बिल्कुल सही बात कह रहा है वो। यस, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पूरा ना लिख के इसे शॉर्ट फॉर्म में पीएसआर लिख देते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल। बेटे कुछ बच्चे दोपहर को अपने घर से सो के नहीं आते, बहुत नींद आती है उन्हें यहाँ पे। इन्हें देख देख के मुझे नींद आती रहती है। इतना बड़ा मुंह खोल लिया था अभी इनने, इतना बड़ा, बिल्कुल जैसे मगरमच्छ मुंह खोलते हैं ना किसी को ऐसे पकड़ने के लिए अंदर। चलो जी। श्याम वॉन्ट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट 6% पर एनम। ठीक है, श्याम क्या कह रहा है? कह रहा भाई साहब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, तो क्या कहेंगे? नो इंटरेस्ट विल बी गिवन। ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट गिवन नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक, यहाँ तक की बात डन हो गई। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक की समस्या नहीं आई होगी कहीं से कहीं तक भी कोई भी। ठीक है, टाइम देखो कितना हुआ है, एग्जैक्ट 6 ना लगभग, उसके आसपास का टाइम। चलो